नमस्कार। पर्यावरण प्रदूषण की इस वीडियो श्रृंखला में तीसरे भाग में हम अब विचार करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। यदि हम कारणों की तरफ ध्यान दें तो पर्यावरण बहुत ही अनमैनेज्ड तरीके से असंतुलित हो रहा है। इसका अर्थ है कि हमने एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट को सीखा ही नहीं है और इसीलिए पर्यावरण में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो लगातार गिरती जा रही है। इसके अनेक कारण हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि निर्धनता पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, वही हमें विचार करने पर मजबूर करता है। हम देखते हैं कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। पूरे विश्व की जनसंख्या 6.5 अरब से अधिक हो चुकी है और इसकी वृद्धि दर लगभग 1.5% प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रही है। इस प्रकार प्रतिवर्ष अरबों की संख्या में बढ़ने वाली जनसंख्या पर्यावरण पर भार बनती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन, ईंधन, उनके लिए जल और पशुओं के लिए चारे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, उन सब के लिए रोज़गार उपलब्ध करना, ये बड़ी चुनौतियाँ बनती जा रही हैं। इन सब की उचित व्यवस्था के अभाव में वृक्षों की कटाई, मिट्टी का ह्रास, जल तथा वायु के प्रदूषण आदि की समस्याएं उग्र होती जा रही हैं। दूसरी तरफ निर्धनता के कारण लोग बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक भी नहीं हैं और उन पर निर्भर भी बहुत अधिक हैं। दूसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो औद्योगिक देशों द्वारा विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण फैला है। 1765 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके पहले उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली विश्व में नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे उद्योगों के विकास ने औद्योगिक पर्यावरण एक तरह से उत्पन्न कर दिया और इस औद्योगिक वातावरण ने वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण कर दिया। यदि हम कुछ आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि सर्वाधिक विकसित राष्ट्र अमेरिका में ऊर्जा की सर्वाधिक खपत होती है। वहाँ प्रति व्यक्ति वायुमंडल में कार्बन की छोड़ी जाने वाली मात्रा 5 टन मानी गई है, जबकि भारत में यह मात्र 0.4 टन है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत कम पाई जाती है। अमेरिका का रिकॉर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खपत में भी बहुत ऊंचा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औसत भारतीय से की तुलना में यदि एक औसत अमेरिकी के प्रदूषण का ग्राफ देखें तो उनका ग्राफ
हमसे 12 गुना प्रति व्यक्ति अधिक होता है। पर्यावरण में बढ़ती हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल के छितराने का या उसके क्षय होने का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी ओर हम जब विकासशील देशों के विकास का पैटर्न देखें तो हमें मालूम चलेगा कि इन विकासशील देशों में भी तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है। विकसित होने की इस होड़ में प्रकृति कहीं पीछे छूट गई है। प्राकृतिक वातावरण को बिना ध्यान में रखे प्रकृति से छेड़छाड़ करते हुए बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिकरण और शहरीकरण से प्रदूषण में भारी वृद्धि हो रही है। विकासशील राष्ट्रों में तेज़ी से कार्बन की निकासी बढ़ती जा रही है। वहाँ पर होने वाले शहरीकरण से शहरों में बढ़ती हुई गंदगी और शहरीकरण के कारण होने वाले वनों के विनाश ने दोहरी मार पर्यावरण पर डाल दी है। यदि हम पर्यावरण के अनुकूल तकनीक को अपनाकर औद्योगिकरण और विकास करते तो शायद पर्यावरण का इतना नुकसान नहीं होता, किंतु पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का अभाव रहा। बेतहाशा औद्योगिकरण हुआ, बेतहाशा शहरीकरण हुआ और इन सब के कारण पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल गया। जल थल अंबर सब कुछ प्रदूषित हो चुका। बड़े बांधों पर इतना अधिक बल दिया गया कि जल को रोक कर उससे बिजली बनाना, उससे सिंचाई करना, इन सब के कारण पर्यावरण भारी मात्रा में प्रदूषित हो गया। कुल मिलाकर मनुष्य जितना प्रकृति से लेता है उतना देता नहीं है, बल्कि वह देना चाहता ही नहीं है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पेड़ लगाते हैं, जबकि हम सभी को मालूम है कि हम जो सांस ले रहे हैं वह इन पेड़ों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से ही ले रहे हैं, और जब हम निश्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या हम स्वयं भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते? किंतु हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होते कि हम कुछ ऐसा करें कि जितना पर्यावरण में प्रदूषण हम फैला रहे हैं, इस माँ प्रकृति को जितना हम स्वयं गंदा कर रहे हैं, कम से कम उतना हम साफ करें, उतने हम पेड़ लगा दें ताकि हमें स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन मिल सके। यदि देखा जाए तो हमारा आधा जीवन इन पेड़ों पर ही लटका हुआ है। हमने सांस ली तो ऑक्सीजन हमने सांस में ली है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और ये पेड़ ही उसे अपने भोजन के रूप में लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम पर्यावरण के अनुकूल अपना जीवन शैली को बना लें। यहाँ पर्यावरणविदों के अनुसार वायु प्रदूषण से
अधिक खतरनाक अब जल प्रदूषण होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जल संरक्षण के परंपरागत साधनों का उपयोग करें। छोटे छोटे साधन जो पुराने कुएं हैं उनका हम पुनर्निर्माण करें, बावड़ियाँ बनाएं, तालाब बनाएं और जो वर्षा का जल है उसे हम इकट्ठा करके अपने काम में लाने के लिए प्रयोग करें। वर्षा के जल को नियंत्रित करना, इकट्ठा करना, ये सब अब एक आवश्यकता बन गई है। पहले रेगिस्तान के नगरों में बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन नगरों में हर घर में टाँके हुआ करते थे और अब ये टाँका व्यवस्था हर एक घर में, न केवल रेगिस्तान में बल्कि पूरे राजस्थान ही क्या पूरे देश के उन सभी क्षेत्रों में हो जाना चाहिए जहाँ भूमि में जल का स्तर बहुत नीचा हो गया है और जल की कमी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन से दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों से अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। जल प्रदूषण में यदि जल का अभाव हो जाता है तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु और करोड़ों लोगों की बीमारी केवल जल की कमी और प्रदूषित जल के इस्तेमाल से हो जाती है। इसके कारण अनेक ऐसे उद्योग भी संकट में पड़ जाते हैं जो कि जल पर आधारित हैं। वायु प्रदूषण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यह वायु प्रदूषण एसिड वर्षा का भी कारण बनती है। बहुत अधिक मात्रा में व्यर्थ पदार्थों को फेंकने से, बहुत अधिक वेस्ट करने से, ठोस और जोखिमपूर्ण व्यर्थ पदार्थों के सड़ने से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और जल का प्रदूषण हो जाता है। न केवल जल बल्कि भूमि का भी प्रदूषण और वायु का भी प्रदूषण इस प्रकार की व्यर्थ सामग्री के सड़ने से होती है। एक रिसर्च ने यह बताया है कि यदि कच्चा अन्न या कच्ची सब्जियां सड़ रही हों तो उनसे उतना प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा जितना पके हुए अन्न और पकी हुई सब्जियों के सड़ने से मीथेन गैस और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। मिट्टी के कटाव से सूखे की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इससे गरीब किसानों के पोषण में कमी हो जाती है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नाम पर होने वाली वनों की कटाई से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अनेक प्रकार की इस बीमारियों के फैलने से मृत्यु तक हो जाती है। जैविक विविधता के समाप्त हो जाने के कारण नई दवाइयों का उपलब्ध होना असंभव हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो गई है जिसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस समाप्त हो गया है। ओजोन की परत के छिछला हो जाने के कारण
ओजोन मंडल में जगह जगह छेद हो जाने के कारण वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन से अनेक प्रकार की घातक बीमारियां, कैंसर और आँखों में कैटरैक्ट की समस्या, ये सारी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनका कारण वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन है। न केवल मनुष्यों पर बल्कि वनस्पति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए ताकि बहुत अधिक संख्या में परिवहन के साधन चलाने न पड़े और वायु प्रदूषण कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धूम चूल्हा व भोजन पकाने की अन्य धुआं रहित विधियां विकसित की जानी चाहिए ताकि पर्यावरण में धुएं की मात्रा कम हो सके, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। उद्योगों के लिए वायु उत्सर्जन एवं व्यर्थ जल की निकासी के लिए मानक निश्चित होने चाहिए और इन मानकों के आधार पर ही वायु उत्सर्जन होना चाहिए और जो फैक्ट्रियां इन मानकों का प्रयोग नहीं करती हैं उन उद्योगों के लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए या उन पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। शहरों में कचरा बहुत बड़ी समस्या है। इस कचरे का मैनेजमेंट अपने आप में भारी व्यय वाला हो गया है। इसलिए सर्वप्रथम शहरों के कचरे और व्यर्थ पदार्थों के उपयोग करने की उचित विधियों का अन्वेषण और इनके लिए कोई नए वैज्ञानिक तरीके खोजे जाने चाहिए ताकि कचरे और व्यर्थ पदार्थों के उपयोग भी हो सके और साथ ही इनके शीघ्र उपयोग हो जाने से पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सके। वनों के संरक्षण और विस्तार की व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर उपाय है, किंतु ये वन कैसे सुरक्षित और संरक्षित रह सकते हैं? हम स्वयं विकास के नाम पर वनों की कटाई करते हैं। हम स्वयं पेड़ लगाने को बहुत अधिक बड़ा एक कार्य नहीं समझते हैं। जैविक विविधता की रक्षा के लिए लोगों में आवश्यक चेतना उत्पन्न की जाए, जिसके कारण वे जैविक विविधता के प्रति जागरूक रहें और प्रत्येक व्यक्ति प्रदूषण को कम करने का उपाय करे। यही एकमात्र तरीका हो सकता है जो प्रदूषण को कम कर सकता है। अब तक के
विवरण से ये स्पष्ट हो गया है कि अभी तक की विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की सुरक्षा व इसके समुचित प्रबंध पर ध्यान न देने से विश्व में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी व वनों के विनाश तथा इनका ह्रास होना, जैविक विविधता के अंतर्गत नाना प्रकार के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का विलुप्त हो जाना, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाना, ओजोन परत का क्षय हो जाना, ये सभी पर्यावरण पतन की प्रक्रिया बहुत समय से जारी है और यह लगातार बढ़ती जा रही है और इसको रोकना बहुत ही आवश्यक है। जून 1992 के ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के समय, जो कि रियो डी जेनेरो में हुई थी, उस समय विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि यदि हमने पृथ्वी को लूटा तो पृथ्वी हमें लूटेगी। पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर आम सहमति नजर आई और इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय जैविक विविधता संरक्षण, वन संरक्षण और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर रोक लगाने के अनेक कार्यक्रमों पर बातचीत हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संस्कृति, जो धर्म व अध्यात्म पर आधारित है, जिसमें सदैव प्रकृति की पूजा पर बल दिया गया है, हम विभिन्न पेड़ों को पूजते हैं, जल थल नभ सब कुछ स्वच्छ रखने को प्राथमिकता देते हैं। औद्योगिक देशों की भौतिकवादी, उपभोगवादी व उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारी संस्कृति से कम यह सबक तो अवश्य लेना चाहिए कि हमारी अहिंसा न केवल व्यक्तियों तक सीमित है, बल्कि यह पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जंतु के लिए है। हम पेड़ों तक को काटना अच्छा नहीं मानते हैं। हमारी यज्ञ परंपरा पर्यावरण को शुद्ध बनाने में मदद करती है। डॉक्टर रजनी जोशी, जो स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग IIT मुंबई की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका यह मानना है कि विभिन्न वस्तुओं को डालकर किए गए हवन की सामग्री से वायुमंडल शुद्ध बनता है, सुगंधित बनता है और इस प्रकार यज्ञ की यह प्रक्रिया पर्यावरण मैत्रीपूर्ण होती है। भारत में इस महत्व को उजागर किया गया है और विकास तथा पर्यावरण दोनों को एक साथ लेकर काम करने से ही टिकाऊ विकास का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकता है। हम कभी गाय की पूजा करते हैं, महिलाएं रोज़ तुलसी की पूजा करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, आंवले की पूजा करती हैं, केले के पेड़ की पूजा करती हैं, कभी वट वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। इस तरह से हमारी संस्कृति न केवल मनुष्यों के प्रति, प्राणियों के प्रति, बल्कि पेड़ पौधों के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है।
हमारा विकास का जो तरीका है वह पर्यावरण मित्र है और विकास का यही एक तरीका सबसे अच्छा होगा जिसमें हम प्रकृति का विनाश न करके प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए विकास कर सकें। विकास व पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। अतः समन्वित विकास की योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। एनवायरनमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट और डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये दोनों को ही आदर्श बनाकर अंतर्राष्ट्रीय रूप से सोचना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो डाइवर्स इकोसिस्टम्स हैं, उन डाइवर्स इकोसिस्टम्स की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयास किए जाने चाहिए। राजस्थान के अभयारण्यों की सुरक्षा उनके विभिन्न प्रकार के सामुदायिक प्रयासों से ही संभव हो सकती है। विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, ये सभी बनाकर हम इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और ये तभी संभव है जबकि एनवायरनमेंट के प्रति एक जन जागृति उत्पन्न हो सके और विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रोजेक्ट्स से सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पर्यावरण का नियंत्रण और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपायों को करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।